हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूं छात्रावास अधीक्षक 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम सबको पता है कि सामान्य ज्ञान से 15 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान से। ठीक है, तो इस 15 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराने के लिए अभी तक मैं बहुत ही अच्छा 8 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पूरा जो 8 वीडियोज़ हैं उसको आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करिए। उन सबको मैंने एक्सप्लेन भी किया है सारे क्वेश्चंस को, तो आप एक बार जाके जरूर देखें। ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम सबको पता है। और ये 15 क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान में, वो वाला आप यहाँ पे देख लीजिए। छत्तीसगढ़ वाला जो पोर्शन है उससे तो अलग से 5 क्वेश्चन शायद पूछे जाएंगे, 5 या 10, लेकिन जो इंडिया वाला पोर्शन है उससे आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 में से अगर देखेंगे तो 4 क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन जो है इन टॉपिक से पूछे जाएंगे, भारत का संविधान, इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था। और 3 क्वेश्चन जो है सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन मतलब 8 3 11 क्वेश्चन यहाँ हो गया। और 4 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, शारीरिक योग पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर शैक्षणिक अधिनियम पे प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे पूछे जाएंगे। तो आज का ये 4 प्रश्न जो है मैं शारीरिक योग के ऊपर लेकर आया हूँ। इस प्रकार 15 क्वेश्चन का यहाँ पे सेशन करेंगे। और हाँ, अगर आप सब सीरियस एक्सपीरियंस है तो आप समय आपके लिए बहुत कम बचेगा। आप बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करते रहें, क्योंकि ये बहुत ऐसा चांसेस है कि आपको जुलाई लास्ट वीक में आपको या तो एग्ज़ाम हो सकता है छात्रावास अधीक्षक का, या फिर अगस्त का फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। ऐसे चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की टेस्ट की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप खुद भी इस टेस्ट को दें और लास्ट में आप कमेंट करेंगे कि आपका 15 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले 2 प्रश्न जो होगा संविधान के ऊपर होगा। तो संविधान के ऊपर पहला प्रश्न है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन किसका है? देखिए, जो हमारा मूल संविधान था उसमें राज्य के एक नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे जो एक साथ सबको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, वो धीरे धीरे जो है संविधान के मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक जो तत्व होता है वो एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, केटी शाह की है, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल है? किसने यह कहा था? हम सबको पता है कि हमारा जो संविधान है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसके भाग 4, कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा भाग नंबर 4 है उसमें आर्टिकल क्रमांक 36 से लेके 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक है, इन्हीं नीति निर्देशक तत्व को केटी शाह ने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। तो ये कथन जो है आपको याद रखना है। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बनता है, डायरेक्ट कई बार से ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी संविधान के ऊपर ही है। प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर स्थित है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267 या फिर अनुच्छेद 124? ये सभी के सभी जो यहाँ पे अनुच्छेद दिया हूँ, लिखा हूँ ऑप्शंस में, वो सभी ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। और आप तो जानते ही हैं मैं सारे ऑप्शंस को इसी तरह से ऐड करता हूँ ताकि उसको एक्सप्लेन करके अच्छे से रिवीजन आपके लिए कराया जा सके। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान का वो संविधान संशोधन का उल्लेख रखता है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 368, 368 नंबर का जो आर्टिकल है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर आधारित है। हम सबको पता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है 3 विधियों द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन जो है किस तरह से? तो 3 विधि के द्वारा, 3 तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल तो आपको याद रखना ही है 368। वो 3 विधि कौन कौन सा है? तो एक साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, साधारण बहुमत लिख लीजिएगा। दूसरा जो है विशेष बहुमत के आधार पर। ठीक है, दूसरा जो है विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। और जो तीसरा है संसद के विशेष बहुमत तो है ही। ठीक है, संसद का जो है विशेष, मैं शॉर्ट में थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ जो राज्य की विधानसभा है, ठीक है, जो राज्य की विधानसभाएं होती है
उनकी स्वीकृति पर, इन दोनों के स्वीकृति पर ही संशोधन किया जा सकता है। तो 3 तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 368 के अंदर किया गया है। और मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा कि साधारण बहुमत किसको कहते हैं, विशेष बहुमत किसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा कोई बताइए कमेंट करके कि आर्टिकल 266 किससे संबंधित है। ठीक है, तो आर्टिकल 267 जो है ये भारत की संचित निधि से संबंधित है। ठीक है, भारत की संचित निधि। ठीक है, याद रखिएगा संचित निधि। संचित निधि किसका एक्सप्लेन किस में मिलता है, वर्णन किस में मिलता है, आर्टिकल 266। 267 में किसका, तो 267 के अंदर भारत की आकस्मिक निधि। ठीक है, भारत की आकस्मिक निधि का वर्णन किस में है, 267 के अंदर। ठीक है, और 124 क्या है, उम्मीद है आप सबको पता होगा कि 124 किससे संबंधित है, तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। अब यहीं पे आपसे मैं क्वेश्चन पूछ दिया कि आर्टिकल 124 जो है वो भारत के उच्चतम न्यायालय का उल्लेख करता है, उसके विधियों का, उसके कर्मों का वर्णन करता है। तो आप कमेंट करके बताइए, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए कि जो राज्य की, प्रत्येक राज्य की जो उच्चतम न्यायालय होता है, ठीक है, सॉरी, प्रत्येक राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, ठीक है, उच्च न्यायालय जिसको हम हाई कोर्ट भी कहते हैं, ठीक है, उसका वर्णन किस आर्टिकल में है। ठीक है, ये आप लोग सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो एक बार जरूर याद रखिएगा, ऐसे ही हमको याद रखना चाहिए। 124 है ये, तो इसके लिए क्या है आपको कमेंट करके रखना है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न। 2 प्रश्न हमने संविधान के ऊपर देख लिया, अब हम हिस्ट्री के 2 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो इतिहास का पहला प्रश्न है आपके लिए, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर दे पाएंगे। प्रश्न है कि मोपला विद्रोह, ठीक है, मोपला विद्रोह जो है भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रेडिंग या फिर लॉर्ड वेलिंगटन, किसके काल में हुआ था, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखिए मोपला विद्रोह इंपॉर्टेंट विद्रोह है, जो कि केरल के अंदर जो किसान होते हैं उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, केरल के अंदर ये मोपला विद्रोह हुआ था। कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1921 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1921 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अब इस किसके काल में हुआ था, तो इसका जो अगर मैं 1921 बता दिया तो आपको पता होना चाहिए कि 1921 जो है किसका कार्यकाल, भारत के किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल होता है। देखिए 1921 में चेम्सफोर्ड का जो है शुरुआत होता है, फिर 1921 से ही कौन आ जाता है, तो लॉर्ड रेडिंग आ जाते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में ही ये मोपला विद्रोह केरल के अंदर सन 1921 में ही हुआ था। ठीक है, लॉर्ड रेडिंग के काल में ही 1921 में एक और हुआ था। एक चीज़ याद रखना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, अभी चुनाव का प्रक्रिया चल रहा है तो ये भी याद रख लीजिए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका स्थापना 1921 में ही हुआ था। और किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में ही हुआ था। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न इतिहास का हुआ। चौथा प्रश्न भी आपका इतिहास से ही संबंधित है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है ये क्वेश्चन, और एग्जाम में पूछने की चांसेस बढ़ जाती है। प्रश्न है कि जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप जो है वो सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपा था। हम सबको पता है कि आज़ादी की लड़ाई में जब सुभाष चंद्र बोस जो अपनी सेना बनाकर अलग से तैयारी कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे और भारत को स्वतंत्र करने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय जापान जो है सुभाष चंद्र बोस का सहयोग करता है और अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह जो कि जापान के कंट्रोल में था वो सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं। ठीक है, तो कौन से डेट को देते हैं, 22 सितंबर 1944, 8 नवंबर 1943, 18 अगस्त 1945 या फिर 21 अक्टूबर 1943। ये चारों के चारों ऑप्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चारों को बताऊंगा कि इस डेट पे आखिर हुआ क्या था। देखिए, जब सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उनको सौंप दिया गया था, तो उन्होंने जो अंडमान द्वीप है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि जो अंडमान द्वीप है उसको उन्होंने शहीद द्वीप का नाम रखा था। सुभाष चंद्र बोस ने उसका नाम क्या रखा था, शहीद द्वीप। ये भी कई बार से एग्जाम में पूछा जाता है। और जो निकोबार द्वीप है इसका उन्होंने क्या नाम रखा था, तो स्वराज द्वीप रखा था। ठीक है, स्वराज द्वीप नाम रखा था। ये दोनों को आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज, चलिए पीछे जो क्वेश्चन पूछा था जो कि लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में हुआ था, वहीं पे एक प्रश्न और पूछ देता हूं, आप कमेंट करके बताइएगा कि जो पुरातात्विक विभाग था एग्जाम में, क्योंकि ये पूछा जाता है, मुझे याद आया तो मैं पूछ लेता हूं कि जो कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके कार्यकाल में पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुआ था। ठीक है, पुरातात्विक विभाग का स्थापना हुआ था
और कब हुआ था, ईयर भी आपको बताना है। ये इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये 22 सितंबर 1944 को क्या हुआ था, तो 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने इसको शहीदी दिवस के रूप में मनाया था। इसको आप नोट करके रखिएगा। और हम सबको पता है 18 अगस्त 1945 को क्या माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि टोक्यो जाते समय ना फॉर्मोसा जो द्वीप है उसके आगे एक हवाई जहाज जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ट्रेवल कर रहे थे, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये कंफर्म नहीं हुआ था, ठीक है, ऐसा अभी भी ये इंसिडेंट को कोई नहीं मानता, प्रमाणिक नहीं मानता, इसलिए हमको इसका सही बस एक अनुमान की तरह मान के चलिए कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु माना जाता है, लेकिन ये प्रमाणिक नहीं है। और 21 अक्टूबर 1943 को एक घटना आपको याद रखना है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के अंदर, ठीक है, कहाँ, तो सिंगापुर के अंदर उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक अस्थायी सरकार का गठन किया था। क्या बोल रहा हूँ, स्वतंत्र भारत के लिए एक अस्थायी सरकार, ठीक है, अस्थायी सरकार का गठन किया था। कब, 21 अक्टूबर 1943 को, कहाँ, तो सिंगापुर के अंदर, ठीक है। और जर्मनी और जो जापान है इसका समर्थन भी किए थे सुभाष चंद्र बोस जी को इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा चौथा प्रश्न था जो कि इतिहास के ऊपर था। अब हम आगे देखेंगे भूगोल के 2 प्रश्नों को। तो भूगोल का पहला और इस टेस्ट का 5वां प्रश्न है कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है, ठीक है। ये एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो आपको ज्वार भाटा क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ज्वार भाटा किसको कहते हैं, देखिए हम सबको पता है कि जो सागर का जो जल होता है वो ऊपर उठता है, ठीक है। मान लेते हैं ये ऐसा सागर है, इसका जल है, तो चलिए पहले इसको समझाता हूँ कि महासागर और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है, ठीक है, नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। एग्जाम में जब भी जाते हैं तो देखा रहिएगा कि कई बार से लास्ट में नहीं लिख देता है, असत्य लिख देता है, तो इस चीज़ को आप फोकस करिएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है इसके कारण समुद्र और महासागरों में ज्वार भाटा नहीं आता है। बाकी सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, इन तीनों कारणों से महासागर और समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। अब ज्वार भाटा होता क्या है कि सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है इसके कारण होता है क्या कि ये जो समुद्र का जो जल है, क्योंकि मान लो इधर सूर्य है और चंद्रमा है, ठीक है, तो ये क्या करता है ये मान लो चंद्रमा है, मून है और ये सन है, ये क्या करता है अपने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो इसमें जो महासागरों की जो जल है ये ऊपर उठता है, ठीक है। तो महासागरों के जल का ऊपर उठने के का जो प्रक्रिया है इसको हम ज्वार कहते हैं, इंग्लिश में इसको टाइड्स कहा जाता है, टाइड, ठीक है। तो पृथ्वी का जल को ऊपर उठने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, टाइड कहलाता है, ठीक है। कारण ये है, इन तीनों कारणों से होता है ऐसा। लेकिन ऊपर उठा है तो अब वापस सूर्य और चंद्रमा के पास तो नहीं जाएगा ना, गिरेगा तो, क्योंकि पृथ्वी भी तो वापस से अपना गुरुत्वीय बल लगाएगा। तो उसके बाद जब वो नीचे ये ऊपर उठता है और आगे बढ़ना, ठीक है, समुद्र और सागरों का जल को ऊपर उठकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया को ज्वार या टाइड कहते हैं। लेकिन नीचे गिरकर पीछे हटने की, ठीक है, वापस से सागर में ही आने की, नीचे गिरकर पीछे हटने की प्रक्रिया को भाटा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं, और इसको इंग्लिश में एब कहते हैं, ABB, ठीक है, याद रखिएगा। तो उम्मीद है आपको ज्वार भाटा समझ में आया होगा कि क्या कहते हैं। ये इन तीन ही कारणों से ज्वार भाटा की प्रक्रिया जो है देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 6वां प्रश्न देखते हैं, जो कि ये भी भूगोल के ऊपर आधारित है। प्रश्न है कि छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य कौन सा जल विभाजक स्थित है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, हालांकि जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है और वहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए मैं जो भी टॉपिक करा रहा हूँ उस टॉपिक को आप अपने स्तर पर एक बार पढ़ के जरूर देखें। तो आप बताइए कि जो छोटा अंडमान है, ठीक है, जिसको लघु अंडमान भी कह लीजिए, और कार निकोबार, इनके मध्य में कौन सा जल विभाजक स्थित है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, पार्क स्ट्रीट या फिर 10 डिग्री चैनल। पार्क स्ट्रीट तो आप जानते ही होंगे क्योंकि ये सबसे आसान प्रश्न है और कई बार से एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो पार्क स्ट्रीट है वो तमिलनाडु, शॉर्ट में लिख देता हूँ, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जल विभाजन का कार्य करता है, ठीक है। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में जो
स्ट्रीट है उसको पाक स्ट्रीट कहते हैं। पाक स्ट्रीट मतलब पाकिस्तान, आप बिल्कुल मत समझ लीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के स्पेलिंग PAKISTAN होता है, लेकिन पाक जो है यहाँ पे PALK होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 8 डिग्री चैनल किसका विभाजन करने का कार्य करता है? तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मालदीव और मिनिकॉय, इन दोनों के मध्य में जल विभाजक का कार्य कौन करता है? तो 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसमें? तो कावारती और मिनिकॉय के मध्य। ठीक है, कावारती और मिनिकॉय के मध्य जल विभाजक का काम 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल तो आप सभी को आई थिंक पता होगा, क्या है 10 डिग्री चैनल? तो 10 डिग्री चैनल ही हमारा इसका आंसर है कि छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन? 10 डिग्री चैनल स्थित है। छोटा अंडमान और कार निकोबार, ठीक है, इसके मध्य में 10 डिग्री चैनल स्थित है। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछ देता हूं एक और, कि बताइए कि जो दक्षिण अंडमान है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य कौन सा जल विभाजन है? ठीक है, या फिर कौन सा पास इसके बीच में है, कौन सा पास इन दोनों के बीच में आता है? आप कमेंट करके सब लोग जरूर बताइएगा। एक अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर याद रखिएगा। तो चलिए अब 7वां प्रश्न देखे हैं। 7वां 8वां जो प्रश्न मिलेगा वो आपको मिलेगा अर्थव्यवस्था के ऊपर, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है। और अर्थव्यवस्था जनरली कोई पढ़ा नहीं होता, इसको एग्जाम में छोड़ के बस ऐसे ही चले जाते हैं। तो जितना भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ एटलीस्ट उतने प्रश्नों को आप जरूर देख के जाए। प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब माना जाता है, कब से कब तक माना जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 मार्च से 30 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च, या फिर 1 जुलाई से 30 जुलाई? भारत में वित्तीय वर्ष जो है कौन से तिथि तक, कब से कब तक माना जाता है? आपको ये आंसर बताना है। ठीक है, देखिए होता ही है कि केंद्र सरकार जो है ना, केंद्र सरकार की जितनी भी अनुमानित प्राप्तियां होती है, ठीक है, केंद्र सरकार की जितनी भी अनुमानित प्राप्तियां होती है और जितने भी व्यय होते हैं, इन सब का लेखा जोखा, या फिर कह लीजिए इन सब का विवरण जो होता है वो पार्लियामेंट के सामने रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसी को ही केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है, कि कितना इस बार बजट जो है अगले आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट पास किया जाएगा, कितने लाख करोड़ का बजट होगा। ये सब कहाँ ये सब रखा जाता है? तो संसद के सामने, पार्लियामेंट के सामने इन चीज़ों को रखा जाता है। तो से कब तक के लिए ये बजट को तैयार किया जाता है, इसको आपको बताना है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाए, और उसी को वित्तीय वर्ष भी कहा जाता है। देखिए हमारा जो संविधान है, इस चीज़ को एक याद रखिएगा। एग्जाम में एक बार मैं एग्जाम दिया था तो पूछा था कि संविधान के अंदर बजट शब्द प्रस्तुत है कि नहीं, मतलब है कि नहीं। तो याद रखिएगा संविधान में बजट नाम का कोई शब्द नहीं है। ठीक है, बजट के जगह क्या किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? मैं लिख देता हूं, वार्षिक वित्तीय विवरण। इन शब्दों का प्रयोग किया गया है बजट के स्थान पर। और हम सबको पता है कि संविधान का जो आर्टिकल 112 है, सबको पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो आप नोट करके रखिएगा। संविधान का आर्टिकल जो 112 है ये बजट की बात करता है या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण का बात करता है, इसमें उल्लेख किया गया। बस ये याद रखिएगा कि बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये भारत में जो वित्तीय वर्ष माना जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को माना जाता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि 112 जो केंद्र सरकार का जो बजट होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, उसका जो आर्टिकल 112 है। अब क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि जो राज्य सरकारें होती हैं, ठीक है, जो राज्य सरकारें हैं उनके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप सच में सीरियसली पढ़ते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताया करिएगा कि मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इससे ये पता चलता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सच में सीरियस हैं और ये सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में जब ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, तब वहाँ पे आपको बहुत पछतावा होगा कि काश इसको हम कर लिए होते। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न अब देखते हैं। 8वां प्रश्न भी संविधान के अर्थव्यवस्था के ऊपर ही है, इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए बताइए कौन सा इसमें से है जो एक है जो प्रत्यक्ष कर है। वीडियो को पॉज करिए, आराम से सारों ऑप्शंस को देखिए और बताइए कि कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। हम सबको पता है
कि जो कर एक प्रकार का एक अनिवार्य भुगतान होता है। याद रखिएगा, जो उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है, जो कर आधार से संबंधित होता है तथा जिसके बदले करदाता को आवश्यक रूप से किसी भी तरह का लाभ प्राप्त नहीं होता। मतलब देखिए, जैसे बहुत सारे लोग जो है टैक्स की चोरी करते हैं, कर नहीं देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। ये सरकार का एक्चुअली जो आय होता है ताकि देश को चलाया जा सके, वो कर या फिर टैक्स के ऊपर ही बेस्ड होता है। ठीक है, तो टैक्स जो है अनिवार्य रूप से लोगों को देना पड़ता है, चाहे आप डायरेक्टली दें या फिर इनडायरेक्टली दें। तो जो डायरेक्ट दिया जा सकता है जिससे किसी का इम्पैक्ट, ठीक है, अगर प्रत्यक्ष कर की बात करूं तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है, ऐसे कर जिसका प्रभाव जो है देने वाले व्यक्ति पर डायरेक्ट पड़ता है, ठीक है, उसको हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। लेकिन ऐसे टैक्स जो डायरेक्ट व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो बताइए, व्यक्तिगत आयकर, भू राजस्व, निगम कर या फिर सीमा शुल्क, आयात कर या फिर निर्यात कर जो होता है वो किस तरह का कर है। तो देखिए, जो जैसे व्यक्तिगत आयकर का मतलब क्या, कि जो भी मैं एक साल में कमाता हूँ, ठीक है, तो कमाने पर जो मैं टैक्स देता हूँ, क्योंकि वो हमारा इनकम है, उस इनकम के ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा हमको, इससे हम बच नहीं सकते। तो ये आयकर है, तो यह तो एक प्रत्यक्ष कर हो गया ना भाई, क्योंकि हमको इसको देना पड़ रहा है, इससे हम चूक नहीं सकते, इसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है। भू राजस्व, अगर मेरे पास बहुत अधिक जमीन है तो उसके लिए भी हमको भू राजस्व देना पड़ता है, ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या है, प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, एक निगम कर भी एक तरह का प्रत्यक्ष कर है। लेकिन जो सीमा शुल्क होता है, कुछ भी हम इंपोर्ट करते हैं या फिर कुछ भी देश से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, उसको हम सीमा शुल्क कहते हैं। और यह एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, क्योंकि जो हम होते हैं हमारे ऊपर इसका प्रभाव डायरेक्टली नहीं होता। उसकी वजह से हो सकता है कि सामान या फिर जो वस्तु मंगा रहे हैं उसके जो रेट होता है, प्राइस होता है, उसमें वृद्धि हो जाए, लेकिन हमारे ऊपर उसका डायरेक्ट प्रभाव नहीं होता। इसलिए जो सीमा शुल्क होता है एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जो दो तरह के कर होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर, जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट करों के नाम बताता हूं, ठीक है, याद रखिएगा। एक प्रत्यक्ष कर हो गया, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर कई बार से इसी को परोक्ष कर भी कहा जाता है, ठीक है, परोक्ष कर, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो अब ये प्रत्यक्ष कर भी दो तरह का हो सकता है, एक जो होता है जो केंद्र सरकार लगाता है वो, और एक जो होता है जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। परोक्ष कर या फिर अप्रत्यक्ष कर भी दो तरह से हो सकता है, एक होता है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाए, एक ही होता है जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाए। याद है, समझ में आ रहा है ना? तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर प्रत्यक्ष कर में अगर केंद्र सरकार की बात किया जाए तो जो व्यक्तिगत कर है ये क्या होता है, ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद और भी अगर देखेंगे तो उपहार कर, उपहार कर जो होता है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर होता है। निगम कर भी क्या है, एक तरह का केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया ही प्रत्यक्ष कर होता है। व्यय कर, व्यय कर हो गया। इसके बाद संपत्ति कर, जो संपत्ति के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है ये भी क्या है, एक तरह का प्रत्यक्ष कर है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। लाभांश कर, अगर कोई हम लाभ कमा रहे हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है, ये भी क्या है, एक तरह का केंद्र सरकार का ही प्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे ही राज्यों में अगर चले जाएं तो जैसे होटल प्राप्तियों पर, होटल चलाने से जो भी रेवेन्यू प्राप्त होता है उसके ऊपर भी टैक्स दिया जाता है, लेकिन वो केंद्र नहीं राज्य सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है। उसी तरह जो कृषि में जो आय होता है, ठीक है, कृषि आय में जो भी लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, उसके ऊपर भी राज्य द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद व्यवसाय कर, ये सभी के सभी राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में कई बार से पूछा जाता है। रोजगार कर भी एक तरह राज्य के ऊपर भी लगाया जाता है। इसके बाद जो टोल टैक्स वगैरह भरा जाता है, पथ कर कहते हैं जो रोड वगैरह के लिए, वो भी राज्य के अंदर ही लगाया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा अगर अप्रत्यक्ष की बात करें तो एक तो हमारा सीमा शुल्क हो गया, यह एक क्या है, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद एक होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया। फिर केंद्रीय बिक्री कर, ठीक है, केंद्रीय बिक्री कर, यह भी क्या है, एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद सेवा कर, ठीक है, सेवा कर, यह भी अप्रत्यक्ष कर जो कि केंद्र द्वारा। राज्यों के अंदर कुछ चले जाएं तो जैसे स्टाम्प और जो पंजीयन, ठीक है, स्टाम्प और पंजीयन के लिए जो टैक्स लिया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा ही वसूला जाता है, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। शिक्षा उपकर, ठीक है, शिक्षा उपकर हो गया। डीजल पेट्रोल पर भी यहाँ पे लगाया जाता है।
इसके बाद सट्टेबाजी वगैरह जो लगता है उस पर भी राज्य के द्वारा लगाया जाता है। तो ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मेरा बताने का मकसद ये है कि आपको एक बार कहीं से पढ़ लेना चाहिए ताकि आप अच्छे से इन सारे प्रश्नों को एग्जाम में हल कर सकें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ देता हूँ। आपने सुना होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अच्छा एक प्रश्न बना दूंगा। अभी इसको बताइए कि जीएसटी जो है ये लागू कब से हुआ था। कमेंट करके सब लोग बताइए कि जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ था। चलिए 8 प्रश्न हो गया। अब आगे के जो 3 प्रश्न होंगे वो साइंस के ऊपर आएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के तीनों के एक एक प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले फिजिक्स के ऊपर प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है। 10 की घात 5 डाइन, 10 की घात 7 अर्ग, 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर या फिर 10 की पावर 5 पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताइए, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। चारों ऑप्शन को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। वायुमंडलीय दाब तो आप जानते ही होंगे क्या होगा कि पृथ्वी के ऊपर वायु जो दबाव लगाता है उसी को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होते जाता है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो वायुमंडलीय जो दाब होता है, ठीक है, उसको हम अच्छे वायुमंडलीय दाब को मापा किससे जाता है, तो याद रखिएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग करके वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और वायुमंडलीय जो दाब है वो किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा वो ये ऑप्शन, चलिए आंसर ही बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। और ये इसको एक बार कहते हैं, ठीक है। एक बार, ये बार भी क्या है, ये वायुमंडलीय दाब का एक मात्रक है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का एक मात्रक क्या है, बार। और एक बार में 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये 10 की घात 5 डाइन क्या होता है, हम सबको पता है बल। बल का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। क्या होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। एसआई मात्रक तो क्या हो गया, न्यूटन हो गया। लेकिन अगर पूछ दे कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, ठीक है। एसआई मात्रक होता है, एक होता है सीजीएस मात्रक। तो बल का सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है डाइन। क्या होता है, डाइन। और वही यहाँ पे बात आता है कि 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अर्घ क्या है भाई, तो हम सबको पता है कि जो कार्य है होता है ना, कार्य का एसआई मात्रक, ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। और 1 जूल के अंदर ही 10 की घात 7 अर्घ होता है, ठीक है। एसआई मात्रक कार्य का हो गया जूल, लेकिन इसी का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। और वहीं पे यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 1 जूल जो है 10 की घात 7 अर्घ के बराबर होता है। और 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर जो है ये प्रकाश वर्ष के 1 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। प्रकाश वर्ष दूरी मापने का एक मात्रक है जो कि पृथ्वी से सूर्य का, पृथ्वी से तारों के या फिर बड़े दूरियों को मापने, उनके बीच के दूरियों को मापने का कार्य जो है प्रकाश वर्ष में किया जाता है। क्वेश्चन एक पूछ देता हूँ कि बताइए पारसक क्या होता है, ठीक है। क्या है बताइए, कमेंट करके बताइए कि पारसक होता क्या है, ठीक है। तो फिजिक्स का एक प्रश्न हमने देख लिया। अब हम आगे केमिस्ट्री के प्रश्न को देखते हैं। केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिला है, मैं भी कई बार से सारे प्रश्नों को फेस किया हूं। प्रश्न है कि धोवन सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। NaCO3, Na2CO3, 10H2O, CH3COOH या फिर CaOH2। क्या सही आंसर है, कौन सा धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो हम सबको पता है, ये तो हमको पता है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हिंदी में कहा जाता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये तो आंसर नहीं है, ये हम सबको पता है, ये है एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड जिसको हम सिरका भी कहते हैं, ठीक है। सिरका का फॉर्मूला CH3COOH होता है। NaHCO3 ये जो है ये हमारा है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, सोडियम बाय
कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा। ये ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारा है धावन सोडा, ठीक है, इसी को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो ये सबका आंसर आपको पता चल गया कि कौन सा क्या है, ठीक है। अब कमेंट करके एक क्वेश्चन को बताइए कि बुझा हुआ चूना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसी को हम कहते हैं स्लैग लाइन भी कहते हैं, स्लैग लाइन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? आप कमेंट करके सब लोग जरूर बताइएगा। चलिए 11वां प्रश्न जो है बायोलॉजी के ऊपर है। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशयी रस में नहीं पाया जाता है, ठीक है। हम सबको पता है अग्नाशयी रस कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाज कहते हैं, पैनक्रियाज। इस पैनक्रियाज से ही पैनक्रियाटिक जूस जिसको हम अग्नाशयी रस कहते हैं, इसका श्रवण होता है, सेक्रेशन होता है। अब बताइए कि अग्नाशयी रस में क्या नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? टाइलिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या फिर लाइपेज। ये सभी के सभी क्या है, एंजाइम है। एंजाइम क्या करते हैं, जनरली भोजन के पाचन में मदद करते हैं, उसको हम एंजाइम कहते हैं। तो बताइए इस सब ये चारों में से कौन सा ऐसा जो है ये अग्नाशयी रस में नहीं पाया जाता? टाइलिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या फिर लाइपेज। क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, ये टाइलिन जो है ये अग्नाशयी रस में नहीं पाया जाता। बाकी ये तीनों के तीनों जो है अग्नाशयी रस जिसको पैनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ये टाइलिन कहाँ से पाया जाता है? तो लार जो होता है, सलाइवा जो होता है, उस सलाइवा में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इस लार में एक और भी होता है जिसको हम माल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। माल्टेज और टाइलिन ये दोनों ऐसे एंजाइम्स हैं जो मुख में उपस्थित जो लार है, सलाइवा है, ठीक है, उसमें पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये तीनों किसमें, अग्नाशयी रस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जठर रस आपने सुना होगा, ठीक है, जठर रस जिसको हम इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। ये कहाँ मिलता है? तो हमारा जो स्टमक होता है, अमाशय होता है, अमाशय के जठर ग्रंथियों से, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं, जठर रस्तियों से जठर रस निकलता है, ठीक है। इस जठर रस में क्या क्या पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा इसमें पेप्सिन और रेनिन पाए जाते हैं, ठीक है, पेप्सिन और रेनिन नामक दो एंजाइम जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब ये हमने 11 बेसिक प्रश्नों को देख लिया। अब आगे के जो 4 प्रश्न है वो योगा पर आधारित है, ठीक है, शारीरिक योग पर आधारित प्रश्न है। 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का योग शारीरिक आसनों और श्वास व्यायाम को ध्यान में रखता है ताकि विश्राम को बढ़ावा मिले और तनाव को कम किया जाए? किस योग से ऐसा संभव है? कुंडलिनी योग, अष्टांग योग, हठ योग या फिर विन्यास योग? क्या इसका राइट आंसर है? आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हठ योग से इस प्रकार का जो है हमारे श्वास व्यायाम को ध्यान रखता है और हमारे विश्राम को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे तनाव को भी कम करता है। हठ योग इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न, 13 नंबर का प्रश्न है कि योग में शरीर को शुद्ध करने के लिए आंतरिक शुद्धिकरण तकनीकी के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्राणायाम, बंध, षटकर्म या फिर नियम? क्या इसका आंसर है? देखिए तो शरीर, योग में शरीर को शुद्ध करने के लिए एक आंतरिक शुद्धिकरण के लिए एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके लिए एक शब्द क्या है? षटकर्म, ठीक है, षटकर्म। इसमें 6 प्रकार के नियम होते हैं जिस नियम को फॉलो करना होता है, और यूं इसको मैं लास्ट वाला जो प्रश्न होगा वहां पे एक्सप्लेन करूंगा कि जो षटकर्म है एक्चुअली है क्या। यहीं पे बता देता हूं कि षटकर्म क्या होता है, इसको किस तरह से प्रयोग किया जाए। देखिए षटकर्म जो है ये हठ योग का ही एक पार्ट है, कह लीजिए, ठीक है। षटकर्म जो है एक तरह का हठ योग है जिसमें 6 प्रकार की क्रियाओं को बताया गया है। कितने प्रकार का? नाम में ही पता चला, षट का मतलब ही 6 होता है, तो 6 प्रकार की क्रियाओं का इसमें वर्णन किया जाता है, ठीक है। ये जो है ये षटकर्म संपूर्ण शरीर को शुद्ध करने का कार्य करता है और हमारे देह को, हमारे शरीर को निरोग रखने का कार्य करता है। ये 6 कर्म कौन कौन से हैं याद रखिएगा। पहला कहलाता है धौती। क्या कहलाता है? पहला कहलाता है धौती। दूसरा कहलाता है बस्ती, ठीक है, दूसरा कहलाता है बस्ती। और तीसरा कहलाता है नेति,
ठीक है। यूट्यूब में जाके कई बार से देखिए कि कैसे ये षटकर्म होता है, कैसे कराया जाता है, तो आप बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, नेति हो गया। चौथा होता है नौती, नेति के बाद होता है नौती, चौथा। पांचवा है त्राटक, त्राटक। और छठवां है कपाल भाती। ठीक है, कपाल भाती। ये कपाल भाती तो आप जानते हैं, सांस को लेना छोड़ना इस तरह का होता है। तो ये 6 प्रकार के जो है प्रक्रियाओं से के दौर से गुजरना होता है षटकर्म के लिए, जो कि हमारे शरीर को शुद्धि करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि किस योग में ध्यान और मन की सामर्थ्य को विकसित किया जाता है? भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग या फिर ज्ञान योग? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजयोग के अंदर ध्यान और मन की सामर्थ्य, ठीक है, सामर्थ्य को विकसित किया जाता है। ठीक है, चलिए 15वां और आखिरी प्रश्न है आपके लिए कि योग के उद्यान बंध किस अंग से सम्मिलित है, या फिर कह लीजिए कि कौन से ये प्रक्रिया, कौन सा नियम पर आधारित है, यहाँ पे जो दिया है कौन से योग पर आधारित है? प्राणायाम, ध्यान, आसन या फिर षटकर्म? कौन से कर्म पर, कौन से नियम पर आधारित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, षटकर्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा? षटकर्म पर ही आधारित है। ठीक है, उद्यान बंध किससे? षटकर्म, जो 6 नियम है उसके ऊपर ही आधारित है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर टोटल 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे टेस्ट लगाया। इस 15 में से आपका कितना सही हो रहा है आउट ऑफ 15 कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी मैंने क्वेश्चन इसमें पूछा है उन सबको आप आंसर करिए कमेंट करके। टेलीग्राम में भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आंसर आपका चेक करूँगा। ठीक है, और बताइए कि कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि एग्ज़ाम जो है जुलाई लास्ट में हो सकता है या फिर अगस्त का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें भी पॉसिबल है। तो आप पढ़ाई को थोड़ा सा और स्पीड को बढ़ा दीजिए ताकि आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से शुरू हो सके। बाकी मैं सारे वीडियो जो मैथ्स का ला रहा हूँ, देखिए अभी इधर से लेकर आ रहा हूँ, फिर कंप्यूटर का भी ला रहा हूँ, इंग्लिश का भी लेकर आऊँगा। ऐसे ऐसे करते हुए मैं पूरा कोशिश करता हूँ जो भी मेरे पास जो समय मिलता है उसमें आपके लिए वीडियोज़ लाने का। ठीक है, तो चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।